हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स में जो मैथमेटिकल टूल्स होते हैं उनके बारे में। मैथमेटिकल टूल्स में जो कैलकुलस वाला पोर्शन होता है उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं। तो यहाँ पे कमेंट्स में ये कई बच्चों ने मुझसे बोला था कि सर कैलकुलस के ऊपर यानी कि डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो फाइनली ये वीडियो आ गया है, तो इस वीडियो को तुम लोग पूरा एंड तक जरूर देखना, बिकॉज यहाँ पे कैलकुलस के बारे में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। फिजिक्स में इसका क्या क्या यूज है, कैसे इसको यूज करना होता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जैसे मैथ्स में कई सारी ब्रांचेस होती हैं जो तुम छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। जैसे मैथ्स में अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा के अंदर हमने पहली बार वेरिएबल्स का यूज करना सीखा था छोटे क्लासेस में, 5th या 6th से अलजेब्रा जुड़ जाती है। फिर उसके बाद ज्योमेट्री हमने सीखी, ज्योमेट्री में हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं मैथ्स में। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स 10th में आके हमने सीखा, 9th में भी होता है। तो यहाँ पे हम सीखते हैं कि डेटा, जब बहुत सारा डेटा होता है उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, उस पर कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीजें में हम पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा, प्रोबेबिलिटी में हम चांसेस कैलकुलेट करते हैं कि कोई चीज होने या ना होने के चांसेस कितने हैं। तो बेसिकली ये सारी ब्रांचेस ऑफ मैथ्स हैं जिसमें हम अलग अलग तरह की मैथ्स पढ़ते हैं। अब इन्हीं ब्रांचेस की तरह क्लास 11th में एक और ब्रांच ऐड हो रही है जो कि है कैलकुलस। अब कैलकुलस तुम्हारे लिए एकदम नई है, ये तुम पहली बार पढ़ रहे हो क्लास 11th में। तो कैलकुलस क्या है? कैलकुलस एक ऐसी ब्रांच ऑफ मैथ्स होती है जहां पे हम रेट ऑफ चेंजेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब ये रेट ऑफ चेंज क्या है? जैसे कि ये सारी ब्रांचेस के बारे में हम जानते हैं तो अब हमें इजी लगती है, तो कैलकुलस के बारे में भी समझ लेते हैं, तब तुम्हें ये भी आसान लगेगी, उतना टफ नहीं लगेगी। समझते हैं चलो। तो यहाँ पे कैलकुलस तुम्हारा दो पार्ट्स में बटा हुआ होता है। एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस जिसके अंदर हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे होंगे, और एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस जिसके अंदर हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे होंगे। जैसे मैथ्स में दो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे प्लस एंड माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो दोनों ही आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सेम उसी तरह डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर जस्ट ऑपोजिट। एक फंक्शन को छोटा करता है और एक उस छोटे पार्ट से वापस से तुम्हें फंक्शन दिलाता है। मींस बेसिकली ये दोनों ही ऑपरेशंस वाइस वर्सा हैं। एक जो काम करेगा उसका जस्ट ऑपोजिट काम दूसरा वाला यहाँ पे काउंटर पार्ट कर रहा होगा। ये है कैलकुलस, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अभी हम एक एक करके यहाँ पे समझते हैं कि दोनों का क्या मतलब होता है। बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमारा आंसर आता है, जो हमारा टर्म आएगा, उसको बोला जाता है डेरिवेटिव। तो यहाँ मैंने डेरिवेटिव लिख दिया है। डेरिवेटिव मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। जब हम किसी फंक्शन का या किसी y इज इक्वल टू समथिंग कुछ है, तो उसका जब डिफरेंशिएशन करके कुछ वैल्यू निकालते हैं तो वो आता है हमारा रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज से क्या मतलब है? dy बाई dx, ऐसे इसको डिनोट किया जाएगा। एंड इसका मतलब ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ऊपर वाली वैल्यू का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, नीचे वाले के टर्म में। यानी कि ऊपर वाली चीज y की वैल्यू कैसे कैसे चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू x, ये टर्म इस चीज को सिग्निफाई करता है। सो इट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको पढ़ा कैसे जाएगा? इसको पढ़ते ऐसे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे इसको रीड किया जाएगा। ये होता है हमारा डेरिवेटिव। अभी इसकी डिटेल में बात करेंगे आगे। फिर इसके बाद सेकंड ऑपरेशन हमारा होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब है समेशन। तुमने क्या किया? सारी चीजों को लिया और एड अप कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया आपस में। इंटीग्रेशन जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, ये मैंने बताया था। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसके लिए हम सिंबल बनाते हैं इस तरह, एक कर्व। ये होता है तुम्हारा इंटीग्रेशन का सिंबल। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन x fx और dx यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है कि किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पे अपॉन में dx था, तो ये क्या बता रहा था कि x के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज हम निकाल रहे हैं, कि x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ऐसे समझ सकते हो। और यहाँ पे इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो यहाँ पे ये dx बता रहा है कि x के रिस्पेक्ट में हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे होंगे। तो ये कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं, इन टर्म्स को देख लो, इससे तुम्हारा आगे बार बार पाला पड़ता रहेगा। तो चलो इसके बाद अब हम बात करते हैं अपने डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट समझने से पहले यहाँ पे तुम्हें फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब जिन्होंने क्लास 11 में मैथ्स ली है उन्होंने पहले ही चैप्टर पढ़ रखा है रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो तुम लोगों को पता होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं। जिन्होंने मैथ्स नहीं लिए, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ।
देखो फंक्शन यहाँ पे ऐसे डिफाइंड होता है कि फंक्शन एक ऐसी एंटिटी होती है जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू एज इनपुट देते हैं और फंक्शन हमें उसका आउटपुट निकाल के देता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे x एक इनपुट जा रहा है फंक्शन के अंदर, हमने कुछ वैल्यू रखा फंक्शन के अंदर। अब फंक्शन के अंदर कोई भी फंक्शन हमारा हो सकता है, जैसा भी वो फंक्शन होगा, जैसे y इज इक्वल टू साइन x हो गया, वो अलग तरह का आउटपुट देगा। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 हो गया तो वो अलग तरह का आउटपुट देगा। तो फंक्शन कैसा भी हो सकता है, बट हाँ उसमें एक इनपुट जाएगा और कुछ आउटपुट आएगा। तो इनपुट एंड आउटपुट प्रेजेंट है एंड फंक्शन हमारा इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट दे रहा है। यही होता है एक फंक्शन। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, एक सिंपल सा हमने फंक्शन ले लिया। या फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये क्वाड्रेटिक तुम्हारा इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 का। फिर y इज इक्वल टू 2 साइन x, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो फंक्शन बहुत तरह के हो सकते हैं, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फंक्शंस। तो बेसिकली y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसको ऐसे पढ़ेंगे। अगर हमारा फंक्शन ये है तो यहाँ पे जो x हम इनपुट देते जा रहे हैं वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? बिकॉज जब हम इनपुट दे रहे हैं तो वहां तो वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इनपुट तुम कोई भी दे सकते हो किसी फंक्शन में। अब यहाँ पे कुछ आउटपुट तुम्हें मिलेगा, वो आउटपुट डिपेंड कर रहा होगा x के ऊपर, जैसा तुम इनपुट दोगे वैसा तुमको आउटपुट मिलेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे f का मतलब क्या है? फंक्शन। इसको रीड कैसे करेंगे? दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये होता है फंक्शन की टर्मिनोलॉजी, कैसे फंक्शन हम डिफाइन करते हैं। अब मान लो हमारा कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन तुम ले लो, उसका एक ग्राफ जरूर होता है, मतलब उस फंक्शन को हम ग्राफ के तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन का ग्राफ बनाना जरूरी क्यों है? बिकॉज ग्राफ से ही यहाँ पे तुम समझ पाओगे डिफरेंशिएशन का एक्चुअल कॉन्सेप्ट। समझना, कोई भी फंक्शन तुम लोगे उसका ग्राफ बनाना पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज हम निकाल लेते हैं अपने फंक्शन की। हम x की वैल्यू रखते जाएंगे यहाँ पे और देखते जाएंगे y की क्या वैल्यू आ रही है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ x की वैल्यू ली है -1, 0, 1, 2 एंड इनके लिए जो जो फंक्शन यहाँ पे y हमें वैल्यू देगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू -1 आएगी, 1 आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी। ये मैंने रख के यहाँ से निकाल लिया। अगर हम इन वैल्यूज को लेके अपना ग्राफ प्लॉट करना चाहें, तुमने ग्राफ को प्लॉट करना या बनाना सीखा है क्लास 10th में, तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया और देखा एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही थी, हमने ऐसे ब्लू कलर की स्ट्रेट लाइन बना दी। तो ये हमारा इस वाले फंक्शन का ग्राफ हो गया। जो ये फंक्शन बता रहा है यही ग्राफ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से देख के हमें क्या पता चल रहा है? दैट ये ग्राफ कैसा है? एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, यानी कि एक लीनियर ग्राफ है। ध्यान रखना, जब भी x की पावर 1 होती है, मतलब x की यहाँ पे कोई रेज्ड पावर नहीं है, 2, 3, 5 इस तरह का कुछ नहीं है, x एक सिंपल यहाँ पे 1 पावर का वेरिएबल है। तो ऐसे केस में तुम्हारा फंक्शन कैसा होगा? लीनियर फंक्शन होगा, यानी कि हमेशा x की पावर कुछ नहीं है, x की पावर 1 है, तो एक लाइन ही फॉर्म होगी ग्राफ में, ये ध्यान रखना। तो जब भी तुम्हारा कोई लीनियर ग्राफ होता है, मतलब x की वैल्यू यानी कि x की पावर वहां पे 1 अगर होती है, तब क्या होगा? तब यहाँ पे स्लोप तुम्हारे ग्राफ की कांस्टेंट रह रही है। जैसे देख लो, अगर तुम इस ग्राफ में यहाँ पे स्लोप निकाल लोगे, ये भी tan थीटा आएगी। स्लोप क्या होती है? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा मतलब यहाँ हॉरिजॉन्टल से तुम्हारी लाइन कितना एंगल बना रही है, तो यहाँ पे स्लोप निकलेगा, वो भी tan थीटा ही आएगा। अगर मान लो इस फंक्शन की तुम यहाँ पे स्लोप निकालोगे तो ये भी सेम एंगल आएगा, तुम चाहे जहां पे भी इसमें स्लोप निकालो। तो कोई भी लीनियर ग्राफ होता है, वहां पे तुम कोई भी स्लोप निकालोगे, किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालोगे, वो सेम आएगा। तो इसीलिए यहाँ स्लोप निकालना दिक्कत नहीं है, तुम कोई भी एक स्लोप निकाल लो, वो पूरे फंक्शन का स्लोप हो गया। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? हमेशा फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन नहीं रहता। जैसे ही फंक्शन एक कर्व फॉर्म कर लेता है, जैसे मान लो तुमने यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन ले लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x की पावर 1 नहीं है, 2 हो गई है। x की पावर 1 के अलावा कुछ और अगर नंबर हो जाती है तो वहां पे कभी भी तुम्हारा स्ट्रेट लाइन फंक्शन नहीं बनता, वहां पे एक कर्व वाला फंक्शन बनता है। पावर 2 है तब भी एक देखो सिंपल कर्व दिखाई दे रहा है। पावर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे तुम्हारे फंक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी और एक कर्व टाइप का, अजीबोगरीब कर्व टाइप का फंक्शन बनके तैयार होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है? इस फंक्शन में अगर मुझे स्लोप निकालनी हो तो स्लोप देखो, अगर मान लो मैंने यहाँ पे स्लोप निकाला तो यहाँ पे स्लोप कुछ ऐसा आएगा। स्लोप पहली बात एक पॉइंट पे तो निकलेगा नहीं। मान लो मुझे यहाँ पे स्लोप निकालना है तो यहाँ पे मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और इस टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा बेसिकली। सो इस टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे हॉरिजॉन्टल में खींचूंगा और यहाँ पे थीटा निकाल लूंगा, यहाँ पे ये स्लोप आ गया। अगर मुझे इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और इसका एंगल निकालना पड़ेगा, ये इतना आ जाएगा। ये थीटा 1 होगा, ये थीटा 2 होगा और ये दोनों सेम नहीं होंगे। देख लो, अगर यहाँ पे स्लोप ऐसा है
इस तरह का है तो यहाँ पे तो स्लोप कम हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे, अगर इस जगह स्लोप नापोगे, इस जगह मान लो स्लोप तुमने निकाला तो इस जगह तो स्लोप और कम हो गया। तो जैसे जैसे x का वैल्यू कम होता जा रहा है, मतलब 0 के पास हम आ रहे हैं, वैसे वैसे देखोगे यहाँ पे स्लोप तुम्हारा कम होता जा रहा है और दिख भी रहा है क्योंकि ये एक कर्व है। कर्व का कभी भी स्लोप हर जगह बराबर नहीं आता है। सो अब ऐसे कंटिन्यूअसली चेंजिंग फंक्शंस का स्लोप कैसे निकाला जाए, तो इसी तरह के फंक्शंस जो कि कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे होते हैं, इनका स्लोप निकालने के लिए हम यूज करते हैं डेरिवेटिव्स का। समझना ध्यान से। मान लो ये हमारा एक फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं नाम दे देता हूं y = fx। कुछ भी फंक्शन हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ x की कुछ पावर होगी तभी ये इस तरह का कर्व फॉर्म कर रहा है। मान लो हमें यहाँ पे स्लोप निकालना है, इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो यहाँ पे हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी कुछ इस तरह। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे इसका स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते, हम यहाँ पे क्या करेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यानी कि यहाँ पे जो स्लोप आएगा दैट स्लोप विल बी इक्वल टू y2 - y1 यानी डेल्टा y अपॉन x2 - x1 यानी कि डेल्टा x। तुम चेंज इन y निकाल लो अपॉन चेंज इन x रख दो, यही होता है स्लोप का सिंपल फॉर्मूला। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम इस पॉइंट पे स्लोप की बात कर रहे हैं, हमें यहाँ पे एक पॉइंट का स्लोप चाहिए, तो यहाँ पे हम इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकाल पाएंगे। यहाँ पे तुम्हें जितना दूर तुम पॉइंट्स मानोगे उतना दिक्कत है। तो इसी को करने का एक आसान तरीका क्या है, सिंपल क्या करो, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, y को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। सो इट जस्ट मीन्स कि यहाँ पे तुमने फंक्शन का स्लोप निकाल लिया है एट एनी पॉइंट। जिस भी पॉइंट पे तुम्हें वहाँ पे स्लोप निकालना होगा वो वैल्यू बाद में रख दी जाएगी। सो बेसिकली जब भी हम dy/dx निकाल रहे हैं या फिर अपने फंक्शन को y को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है, हम उसका क्या निकाल रहे हैं, वी फाइंड, डिफरेंशिएट करके हम क्या कर रहे हैं, वी फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जिसके रिस्पेक्ट में भी उसको डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ y और x की बात हो रही है, y = fx, तो हमने y वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो वो हमें क्या क्वांटिटी दे रहा है, इट इज गिविंग अस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होता क्या है, ये होता है हमारा स्लोप। सिंपल। अगर किसी चीज का, किसी फंक्शन का तुम डेरिवेटिव निकाल रहे हो, सो एक्चुअली वो तुमको क्या दे रहा है, इट इज गिविंग यू रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एंड वो चीज होती क्या है, वो चीज होती है एक्चुअली स्लोप ऑफ दिस फंक्शन। सो डेरिवेटिव निकालने का मतलब सिंपल अपने दिमाग में रख लो कि तुम रेट ऑफ चेंज या फिर स्लोप निकाल रहे हो फंक्शन की। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या चीज यूज होगी। देखो, डिफरेंशिएशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला है, इट इज नोन एज पावर रूल। ये मोस्ट 90% जगह, फिजिक्स में तो खासकर 90% जगह तुम यही फॉर्मूला यूज कर रहे होगे। बाकी और भी फॉर्मूला होता है, उनकी बातें बाद में करूंगा। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की बात करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n। यहाँ पे जो d/dx होता है, ये होता है डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर। मतलब ये बता रहा है कि डिफरेंशिएशन तुम करने जा रहे हो किसका, x रेज टू द पावर n का, इसीलिए मैंने इसको अलग कलर से लिख दिया है। सो x रेज टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा, ये देता है n, मतलब जो पावर लगी है वो एज अ कांस्टेंट यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी n, फिर x, और पावर की वैल्यू एक कम हो जाएगी। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इसका मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ पे तुम्हें डिफरेंशिएट करना है d/dx ऑफ x रेज टू द पावर 7 का, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 को हम बाहर ले आएंगे एज कांस्टेंट और x की पावर में से एक कम कर देंगे 7 - 1, यानी कि ये आ जाएगा 7x रेज टू द पावर 6। तो इस तरह हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये होता है पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको जरूर से याद कर लेना। बहुत ही सिंपल है, d/dx ऑफ x रेज टू द पावर n, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, n एज अ कांस्टेंट, जिसको बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे n, फिर मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर n - 1, एक पावर हमारी कम हो जाएगी। सो ये होता है सिंपल पावर रूल। फिर सेकेंड एक फॉर्मूला और होता है कि अगर हम किसी कांस्टेंट वैल्यू यानी कि किसी नंबर का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, सो नंबर का डेरिवेटिव, तुम नंबर का डेरिवेटिव निकालोगे वो जीरो देगा हमेशा। तो कोई भी, जैसे मान लो d/dx ऑफ 2 निकाल रहे हो, d/dx ऑफ 100 निकाल रहे हो, तो किसी भी नंबर का यानी कांस्टेंट टर्म का तुम डेरिवेटिव निकालोगे वो हमेशा जीरो आएगा। चाहे प्लस का नंबर हो चाहे माइनस का नंबर हो, उससे मतलब नहीं है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो देता है। एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, अगर d/dx ऑफ x
x का हम सिंपल निकालें तो डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ पे पावर रूल लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है कि नहीं। तो यहाँ पे x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, तो क्या आएगा, पहले 1 एज अ कांस्टेंट बाहर मल्टीप्लाई होगा एंड x की पावर क्या हो जाएगी 1 - 1, पावर एक माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे x की पावर कितनी बचेगी 1 - 1 करके 0, और एनी वेरिएबल या कोई भी नंबर रेज टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है। सो 1 × 1 ये कितना आ जाएगा 1। सो यानी कि d/dx अगर हम सिर्फ x का निकाल रहे होंगे तो वहां पे हमेशा हमें क्या मिलेगा 1, याद रखना d/dx ऑफ x यानी 1, और x रेज टू द पावर कुछ है तो वहां पे क्या हो जाएगा nx टू द पावर n - 1। ये सिंपल पहला वाला फॉर्मूला याद रखोगे तो तुम्हारे 90% क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो इसके बाद ये बात कर लेते हैं डेरिवेटिव से जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज हम फिजिक्स में कैसे करते हैं वो समझना, बिकॉज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में काइनेमैटिक्स में ये पार्ट तुम्हारा काफी ज्यादा यूज होगा मोशन वाले पार्ट में। देखो जब भी हम कोई फंक्शन बना लेते हैं, मान लो सपोज एक फंक्शन हमारा है x और t के बीच, यानी कि x वहां पे डिस्प्लेसमेंट है जो कि s से डिनोट होता है, कहीं कहीं पे s से होगा, ज्यादातर जगह x से ही डिनोट होता है। तो x अगर मान लो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है जो कि चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कहीं पे तुम्हारा कोई फंक्शन है, मान लो इस तरह दिया हुआ है x डिस्प्लेसमेंट विच इज चेंजिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो x और t का फंक्शन है मान लो कहीं पे, तो अपने x वाले फंक्शन को अगर तुम डिफरेंशिएट कर दोगे dx/dt, x वाले फंक्शन को लिया टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, सो सोच के देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर तुम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालोगे तो एक्चुअली तुमको क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा तुम्हें वेलोसिटी। फिर उसी तरह अगर तुमने वेलोसिटी लिया, वेलोसिटी को अपॉन टाइम से डिवाइड कर दिया, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो देता है तुम्हें एक्सेलरेशन। सो यानी कि अगर वेलोसिटी को तुम डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि dv/dt कर दोगे, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम तुम्हें क्या दे देगा, इट विल गिव यू एक्सेलरेशन। तो ये होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। ये दो फॉर्मूला हैं तुम्हें याद रखने हैं, बिकॉज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है जहां पे तुम्हें एक फंक्शन दे दिया जाता है डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का, तो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट वाले फंक्शन को यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, फिर वेलोसिटी वाले फॉर्मूले को अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सो चलो अभी इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन है गिवन x इज इक्वल टू 2t² - 1। सो यहाँ पे x एक डिस्प्लेसमेंट है, ये जो x दिया है ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा, कहा नहीं गया बट हम मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है, और t से टाइम डिनोट हो रहा है। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कुछ फंक्शन दे रखा है, ऑब्वियस सी बात है इसका भी कुछ ग्राफ बन के आएगा, बट यहाँ पे हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। अगर तुम्हें बनाना हो यहाँ पे तुम वैल्यूज रख रख के बना के कुछ वैल्यूज लेके ग्राफ बना के देख सकते हो कैसा ग्राफ बन के आएगा इसका। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2t² - 1, इसका कुछ ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा अभी फिलहाल उससे हमें मतलब नहीं है, इतना हमें मतलब है कि यहाँ पे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तुम्हारा उसका फंक्शन दिया हुआ है। हमें क्या बताना है, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी कैसे बताएंगे, अभी जस्ट हमने देखा कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब कि अपने x वाले फॉर्मूले को यानी डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले को, फंक्शन को बेसिकली टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी, बिकॉज डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो बस अपना फंक्शन हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे d/dt, ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर होता है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, अंदर लिख देंगे 2t² - 1, यही हमारा फंक्शन है x, इसी को डिफरेंशिएट करना है। तो कोई डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अगर कहीं पे प्लस या माइनस बीच में है तो तुम अपने डेरिवेटिव को बीच से तोड़ सकते हो, यानी कि इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं d/dx ऑपरेटर, यहाँ हो जाएगा 2t², और माइनस बीच में लगाएंगे, फिर से लिखेंगे d/dx, हमने बीच से ब्रेक कर लिया अपने फंक्शन को, इस तरह -1, इस तरह हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, हम अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। देखो यहाँ पे इस चीज को मैं लिख लेता हूँ, देखो जब भी कोई कांस्टेंट पार्ट तुम्हारे वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो इस 2 को तुम कांस्टेंट को बाहर ला सकते हो, ये कर सकते हो, 2 को मैं बाहर ले आया, फिर लिख दिया d/dt ऑफ t², जब तक वेरिएबल अकेला ना बचे तब तक ऐसे करके लिख दो, ज्यादा अच्छा रहता है। और आगे क्या है, d/dx ऑफ 1, यानी कि कांस्टेंट,
कांस्टेंट का ही तो डिफरेंशिएशन यहाँ हो रहा है। अब देखो ये आ गया, तो यहाँ पे पहले वाले फंक्शन में लगेगा पावर रूल, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर है, जैसे वहां x रेज टू द पावर n था, यहाँ पे t रेज टू द पावर 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, आ जाएगा टी स्क्वायर का, तो 2 बाहर आ जाएगा एज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट लग गया। फिर लिखा t की पावर 1 कम हो जाएगी, पहले पावर 2 थी, ये कितनी हो जाएगी 1। ये हो गया डिफरेंशिएट। और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे ये आ जाएगा 0। तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 2 2 4 4t, यानी कि ये आ गया हमारा 4t। अब 4t इसका क्या करना है, ये वेलोसिटी तो हमारा आ गया, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला है स्लोप का, हमें बताना है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। सो यहाँ पे इसी के आगे हम करेंगे, यहाँ मैं कर देता हूं एट, इसी के बाद एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। मतलब अगर तुम्हें 3 सेकंड पे वेलोसिटी निकालनी है तो यहाँ पे t की जगह पे 3 रख दो, तुम्हें 3 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है, कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है वो मिल जाएगा। सो यहाँ पे एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 4t। तो 4t, t की जगह पे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, t की जगह रख के, 4 3 जा 12। सो ये कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। सो ये आ जाएगी वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स। सो आई होप तुम लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चाहो तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लो, बाकी मैं कोशिश करूंगा इसका पीडीएफ नीचे प्रोवाइड करने की डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके तुम इसको बाद में देख सकते हो। सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट इज दिस, गिवन x इज इक्वल टू 7 t रेज टू द पावर 5 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 8। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। फाइंड dx बाई dt एंड इट्स वैल्यू एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो मिलता जुलता पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। सो फर्स्ट हम अपने क्वेश्चन को ही उतार लेंगे और इस तरह लिख देंगे d बाई डी एक्स हमें करना है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है किसका, x का। तो x की जगह यहाँ अपना पूरा फंक्शन उतार लो, ये हो जाएगा 7t रेज टू द पावर 5 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 8। और यहाँ पे dx नहीं है, यहाँ पे dt है, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ध्यान रखना यहाँ पे जो भी तुम्हारा वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं वही तुम्हारा यहाँ अंदर भी प्रेजेंट होता है पूरे फंक्शन में। जैसे यहाँ t है, t का फंक्शन है तो यहाँ पे अपॉन dt ही होगा। अगर ये x का फंक्शन होता, अंदर x के टर्म्स होते तो यहाँ अपॉन dx होता। ये चीज देख लेना एक बार। यहाँ d बाई dt है, अब इस फंक्शन को हम ब्रेक कर देते हैं, जहां जहां प्लस या माइनस दिया हुआ है वहां से। तो ये हो जाएगा d बाई dt किसका, 7t रेज टू द पावर 5। सो यहाँ हम सिर्फ t रेज टू द पावर 5 लिखेंगे और 7 को यहाँ बाहर लिख देते हैं। जो काम हम नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं वो मैंने यहीं पे डायरेक्ट कर दिया है। 7t रेज टू द पावर 5 होता, मैंने 7 को यहाँ एज अ कांस्टेंट बाहर लिख दिया है। फिर आगे माइनस, फिर उसके बाद लिखेंगे d बाई डी टी, जहां जहां प्लस या माइनस है वहां वहां से ब्रेक हो जाएगा फंक्शन और हर एक पे d बाई डी टी लगता जाएगा। यहाँ पे क्या है 4t स्क्वायर, तो t स्क्वायर को अंदर ही रहने दो और यहाँ पे 4 को मैं लिख दूंगा यहाँ बाहर, तो ज्यादा बेटर रहेगा, -4। इस तरह हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे है प्लस 3t, तो 3 बाहर लिखा और d बाई डी टी किस चीज का, सिर्फ t का, ये हमारा t हो गया। उसके बाद लास्ट में +8, तो प्लस d बाई डी टी ऑफ 8, ये हो गया। 8 को मैं यहाँ ब्रैकेट में कर देते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 7t रेज टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट करना है, पावर रूल लगेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 पावर है बाहर आ जाएगी एज अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके t, और t की पावर 1 कम हो जाएगी यानी 5 - 1 ये 4 हो जाएगी। फिर माइनस, यहाँ पे 4 है, 4 ऐसे लिख देंगे। t रेज टू द पावर 2 का डिफरेंशिएशन करना है तो 2 को बाहर ले आएंगे एज अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। t रेज टू द पावर 2 था, पावर 1 कम हो जाएगी तो t रेज टू द पावर 1 बचेगा। फिर आगे यहाँ पे है +3 d बाई डी टी ऑफ t, ये हमने देखा था दैट d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ भी d बाई डी टी ऑफ t है, चाहे तुम पावर रूल लगा के भी देख लो, यहाँ पे तुम्हारा t का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। तो जब सिंगल वेरिएबल का ही डिफरेंशिएशन कर रहे होते हो, ऐसे भी देख सकते हो dt अपॉन dt कैंसिल होके वो 1 ही दे देगा। बट ऐसे मत समझना, जब भी सिंगल वेरिएबल होता है बिना किसी पावर का तो वो तुम्हें सॉल्व होके 1 देता है। सो यहाँ पे d बाई डी टी ऑफ t क्या दे देगा, ये तुम्हें 1 दे देगा, जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दो, प्लस d बाई डी टी ऑफ 8, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या देगा, 0। लास्ट वाला टर्म 0 हो गया। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 35t रेज टू द पावर 4 माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 4 2 8t और ये हो जाएगा +3। तो ये हमारा आ गया क्या, ये हमारा आ गया वेलोसिटी।
डी बाई डी टी अगर करेंगे तो ये क्या दे देगा, ये वेलोसिटी दे देगा। हमें बताना है वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बस लास्ट में यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू रख देना है। सो बस लास्ट में हम कहेंगे एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यहाँ पे टी की जगह 2 रख दो, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 35 इंटू 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3। सो ये कितना आ जाएगा 35 इंटू 2, 2 रेज टू द पावर 4, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 16, 35 इंटू 16 माइनस 8 2 ज़ा 16 और प्लस 3। सो 35 इंटू 16 कर लेते हैं, ये आ जाएगा 35 इंटू 16, ये आ गया 560, तो ये आ जाएगा 560 माइनस 16 प्लस 3। तो यहाँ पे माइनस 16 प्लस 3 करोगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 13, तो 560 माइनस 13, 560 माइनस 13 करेंगे कितना आ जाएगा, ये बोरो लेंगे 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 3 10 और यहाँ से बचा 5, तो 5 माइनस 1 बचा 4, ये आ गया 547। सो फाइनली वेलोसिटी हमारा कितना आ जाएगा 547 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। सो आई होप तुम लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ एंड देखते हैं इसको। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज, यहाँ पे तुम्हें वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन दे रखा है, वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड एंड t इज इन सेकेंड। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो इस बार डिस्प्लेसमेंट और टाइम का नहीं है, इस बार वेलोसिटी और टाइम का है। सो वेलोसिटी के फंक्शन को अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया है इसको हम लिख लेते हैं। पहले फंक्शन हमारा है किसका, v का, v इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस यहाँ पे 2 अंडर रूट टी है, तो इस अंडर रूट टी को हम ऐसे लिख सकते हैं टी रेज टू द पावर 1/2। जहाँ पे भी अंडर रूट होता है उसका मतलब होता है कि पावर तुम्हारी 1/2 है प्लस 1। जब तक पावर को ऐसे कन्वर्ट नहीं करोगे तो इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, थोड़ा मुश्किल होगा। अब ये हमारा वेलोसिटी का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सो वी कैन राइट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी टी, किस फंक्शन का, वेलोसिटी के फंक्शन का, यानी dv अपॉन dt अगर करेंगे तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सो बस ये हो जाएगा d बाई डी टी और वेलोसिटी का फंक्शन यहाँ पूरा लिख दो, ये हो जाएगा t क्यूब माइनस 2t रेज टू द पावर 1/2 प्लस 1। बस यहाँ पे अब ब्रेक कर लेंगे अपने फंक्शन को पार्ट्स में, ये हो जाएगा d अपॉन डी टी, टी क्यूब माइनस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है बाहर लिख लेंगे, ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ t रेज टू द पावर 1/2, फिर उसके बाद प्लस d बाई डी टी ऑफ 1। बस यहाँ पे डिफरेंशिएट करते चलो। अब ये हो जाएगा t रेज टू द पावर 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में लग जाएगा, ये हो जाएगा 3t, t की पावर 1 कम हो जाएगी, 3 से माइनस होके ये बचेगी 2, माइनस यहाँ पे है 2 और अंदर क्या है t रेज टू द पावर 1/2। अब t रेज टू द पावर 1/2 में होगा क्या, यहाँ पे पहली बात तो 1/2 कांस्टेंट में मल्टीप्लाई में लग जाएगा सामने, फिर उसके बाद t रेज टू द पावर, अगर 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1/2, ये आ जाएगा। सो यानी कि t की पावर बचेगी यहाँ पे माइनस 1/2, मैंने 1/2 में से 1 माइनस कर दिया, प्लस आगे क्या है, आगे है हमारा d बाई डी टी ऑफ 1, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन, ये हो जाएगा तुम्हारा 0। तो यहाँ पे जो टर्म्स आए हैं इनको सही से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा t रेज टू द पावर माइनस 1/2। याद रखना अगर किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस में होती है तो उस वेरिएबल को हम नीचे लिख देंगे तो वही वेरिएबल प्लस की पावर में आ जाएगा। सो यहाँ पे t रेज टू द पावर माइनस 1/2 है, इसको प्लस में बनाना है तो इसको नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा, यहाँ 2 और 2 तो कैंसिल हो गए तो माइनस 1 अपॉन टी बचेगा, और t की पावर कितनी 1/2, नीचे आके प्लस की होगी बट पावर तो 1/2 ही रही, तो यहाँ पे इसको हम अपॉन में अंडर रूट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस 0 उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा आंसर 3t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट टी। सो यहाँ पे फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड था, तो बस यहाँ पे 4 सेकेंड की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम लिख सकते हो इस तरह dv
बाई डी टी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। इस तरह भी एक नोटेशन होता है, तुमने dv बाई dt यानी कि एक्सेलरेशन को लिखा, ब्रैकेट के बाहर लिख दिया कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड हम रखने जा रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 3t स्क्वायर, ये हो जाएगा 3t और t की वैल्यू यहाँ 4 रख दो सीधे, तो ये हो जाएगा 4 रेज टू द पावर 2, 3t स्क्वायर हो गया माइनस 1 अपॉन अंडर रूट टी है, तो यानी अंडर रूट टी का वैल्यू 4 ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 16 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 4 यानी 1 अपॉन 2, 16 सीधा कर लो, ये आ जाएगा 48 माइनस 1/2, तो यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस हाफ है एक तरह से 0.5, तो ये आ जाएगा 47.5 और ये एक्सेलरेशन था तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 47.5 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सो नेक्स्ट इसके बाद अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो इसको पढ़ते हैं। सो यहाँ पे है द डिस्टेंस x ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t बाय द इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन में दे रखा है टाइम और डिस्प्लेसमेंट का, जो कि है t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3 where x is in meters and t is in seconds। so यहाँ पे x और t का देखो यहाँ फंक्शन दे रखा है एक। so यहाँ पे है find the displacement of the particle when its velocity is 0। so यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है जबकि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी 0। तो पहले तो हमें वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी पार्टिकल की, तो यहाँ पे वेलोसिटी तो हमें दे नहीं रखी है, हमें दे रखा है यहाँ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का फंक्शन। तो यहाँ पे पहले अपने फंक्शन को हम सही बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें जो फंक्शन दे रखा है इट इज t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। अभी ये x का फंक्शन नहीं है, अभी ये टाइम का फंक्शन है, हमें टाइम का नहीं, हमें डिस्प्लेसमेंट यानी x का फंक्शन चाहिए होता है। तो यहाँ पे से अगर इसको सही से बनाए, सब्जेक्ट यहाँ पे x को बनाने की कोशिश करें तो 3 को पहले इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा t माइनस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा t माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t, a माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लग गया। ये हो गया t स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2ab यानी कि 2 3 6 6t। अब यहाँ पे x का हमारा इक्वेशन बन के आ गया है। अब यहाँ पे हम लगाते हैं डिफरेंशिएशन और यहाँ पे x को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, हमें क्या मिल जाएगा वेलोसिटी का अपना फॉर्मूला। सो इसको डिफरेंशिएट करें अगर, नाउ डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अपने x को डिफरेंशिएट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx बाय dt। तो ये हो जाएगा d बाई dt, x की जगह अपने फंक्शन को रख देते हैं जो टाइम का फंक्शन हमने बनाया है, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 9 और इस कांस्टेंट वाले टर्म को हम बाद में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। इस तरह लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कांस्टेंट वाला टर्म लास्ट में रहता है तो ज़्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इधर करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा इज इक्वल टू डी बाई डी टी। इस फंक्शन को हम ब्रेक कर लेंगे पार्ट्स में, पहले टी स्क्वायर का अलग डिफरेंशिएशन कर लो, फिर उसके बाद माइनस 6 कांस्टेंट है बाहर लगाया, अंदर लिखा डी बाई डी टी और उसके बाद में टी का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर 9 का डिफरेंशिएशन करना है तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट टर्म 9। बस हमने यहाँ पे अपने फंक्शन को ब्रेक करके लिख लिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो एक तरह से डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करो, ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का करोगे पावर रूल लगेगा, टू कॉन्स्ट यहाँ पावर में जो है वो कांस्टेंट में मल्टीप्लाई आ जाएगा सामने, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई टी और टी की पावर 2 थी ये कम हो जाएगी यानी कि 1 पावर बचेगी यहाँ पे। फिर उसके बाद है -6, तो -6 ऐसे ही रहेगा। डी बाई डी टी ऑफ टी, जब सिंगल वेरिएबल बिना किसी पावर का डिफरेंशिएट होता है तो क्या देता है 1 देता है, तो यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ टी करोगे तो क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा यानी 6 इंटू 1, उससे कोई मतलब नहीं है। और डी बाई डी टी ऑफ 9, तो 9 का डिफरेंशिएशन करोगे, 9 एक कांस्टेंट टर्म है, ये क्या दे देगा 0। सो बस इसको सही से हम करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2t और -6, ये आ जाएगा हमारा dx बाई dt। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया था, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। सो यही जो dx बाई dt है ये वेलोसिटी है, तो इसको हम 0 रख के ये निकाल सकते हैं यहाँ पे कि कितने टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी हमारा 0 हो रहा है। अगर हम dx बाई dt को 0 रख दें तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं 2t - 6, वेलोसिटी 0 रख दो, ये वेलोसिटी ही तो है तुम्हारा, ये जो दिया हुआ है ये हमने वेलोसिटी निकाला है,
सो हमसे क्वेश्चन में कहा गया था व्हेन वेलोसिटी इज 0 तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो पहले टाइम निकाल लो, वेलोसिटी को 0 रखे यहाँ से, क्योंकि वेलोसिटी अभी आ गया टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, 6 इधर ले आओ, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 2t। तो यहाँ से t निकल के आएगा, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी 0 कब हो रही है, जब टाइम तुम्हारा 3 सेकंड का हो रहा है। सो यानी थर्ड सेकंड पे, तीसरे सेकंड पे वेलोसिटी जाके 0 होगा। सो इसके बाद हमसे यहाँ पे वेलोसिटी तो पूछा नहीं था ना, तो टाइम पूछा था। हमसे यहाँ क्या पूछा था, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी 0। तो हमें ये पता लगा कि वेलोसिटी 0 कब हो रही है, जब टाइम 3 सेकंड का है। तो 3 सेकंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड पे कैसे मिलेगा, ये यूज कर लो तुम अपना ये वाला इक्वेशन। यहाँ टाइम का वैल्यू 3 सेकंड रख दोगे तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि x तुम्हें मिल जाएगा। सो x इज इक्वल टू क्या है, t स्क्वायर, ये जो हमने क्वेश्चन बनाया यहाँ पे, ये हो जाएगा -6t और +9। इसी के अंदर वैल्यू हम क्या रख देंगे, t इज इक्वल टू 3 सेकंड का। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 3 रख दो, पुट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। 3 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो रहा था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा 3 रख के, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 60, 6 3 18 हो जाएगा और +9, ये कितना आ जाएगा 9 + 9 18 -18 दैट इज इक्वल टू 0। सो जब यहाँ पे हमारा वेलोसिटी 0 होगा तब डिस्प्लेसमेंट भी हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। सो आई होप तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। सो अब जब हमने डिफरेंशिएशन को समझ लिया है, इसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। सो इंटीग्रेशन, जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, दैट इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या इसका मतलब है, इसको समझते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x³ - 5x + 1। ये ऐसे मैंने एग्जाम्पल समझाने के लिए लिया है। मान लो ये हमारा फंक्शन है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा dy, y हमारा फंक्शन है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2x³ है, x³ क्या दे देगा 3x² डिफरेंशिएट होके -5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो ये 1 आएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये हो गया। यहाँ से मिलेगा हमें 6x² - 5, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। अब सोच के देखो, ये जो डेरिवेटिव है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है रेट ऑफ चेंज किसका, y का x के रिस्पेक्ट में। अब अगर मान लो तुम्हें कहीं पे किसी क्वेश्चन में ये रेट ऑफ चेंज दे दिया जाए, तो क्या इस रेट ऑफ चेंज से वापस से तुम ये ओरिजिनल फंक्शन बना सकते हो? हम बना सकते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। कैसे, देखना। ये मान लो हमारा फंक्शन है 6x² - 5। हमें लग रहा है फंक्शन है, एक्चुअली ये फंक्शन है, लेकिन ये इस फंक्शन का स्लोप का फंक्शन है। तो यानी कि इस फंक्शन का जो रेट ऑफ चेंज है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला फंक्शन। तो मान लो क्वेश्चन हमें ये दिया गया और हमसे कहा गया कि इसको इंटीग्रेट करो किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ वेरिएबल है x, तो x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने को हम इस तरह लिखते हैं, इंटीग्रेशन सिंबल लगेगा, फंक्शन लिखेगा और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है वो आगे। तो यहाँ पे अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, देखना। इंटीग्रेशन का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, अभी आगे मैं बताऊंगा उसको भी, कि x⁴n का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देगा x⁴n+1 और डिवाइड बाय n+1। ये याद कर लो कि अगर x⁴n का, ये भी पावर रूल है यहाँ पे, अगर x⁴n का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x⁴n+1, x की पावर 1 बढ़ जाएगी, डिफरेंशिएशन में पावर कम हो रही थी, यहाँ पावर बढ़ जाती है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस। और डिफरेंशिएशन में जो पावर होती थी उससे मल्टीप्लाई होता था, इंटीग्रेशन में जो पावर हमारी होती है उसके एक बढ़े हुए टर्म से हम डिवाइड कर देते हैं। ये करना है, तो बस यहाँ पे यही चीज करेंगे, इंटीग्रेशन करना है इसका। तो यहाँ भी वही काम कर सकते हो, इसको स्प्लिट कर सकते हो 2 पार्ट्स में। एक हो जाएगा 6x² का इंटीग्रेशन माइनस एक हो जाएगा तुम्हारा 5 का इंटीग्रेशन, इस तरह। तो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, यहाँ पे क्या होगा, x आ जाएगा और यहाँ पे इसको देख लो, ये हो जाएगा 6x² का इंटीग्रेशन, 6 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आओ, x² का इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा x⁻² यानी 3 और डिवाइड बाय 3, ये हो गया। फिर -5 dx, 5 कांस्टेंट है, 5 को बाहर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -5 और 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, x की पावर 0 था अंदर, अगर 1 है यहाँ पे तो यहाँ पे x⁴ है, तो x की पावर 1 बढ़ जाएगी, यानी आ जाएगा x⁴1 और अपॉन 1, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे तो कुछ है नहीं, इतना हो गया, यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो 3 को 6 से, तो ये आ जाएगा कितना, 2x³ - 5x। तो देखो क्या हमने इंटीग्रेट करके वापस से अपना एक्चुअल फंक्शन नहीं पा लिया, यहाँ पे 2x³ - 5x था,
2x क्यूब माइनस 5x आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या खो गया, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट वाला टर्म जो एक्चुअल फंक्शन में था वो खो गया है। तो यानी कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें रेट ऑफ चेंज मिलता है। रेट ऑफ चेंज में कभी कभी हमें कांस्टेंट टर्म यहाँ पे खो जाता है अगर कोई कांस्टेंट टर्म एक्चुअल फंक्शन में होता है। तो इसीलिए जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे अपने रेट ऑफ चेंज वाली चीज को, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज वाला जो हमारा फंक्शन है इसको इंटीग्रेट करके जब हम लाएंगे लास्ट में, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वहां पे कांस्टेंट टर्म भी एक रहा होगा ओरिजिनल फंक्शन में। इसीलिए जनरली हम यहाँ पे आगे लगा देते हैं प्लस सी। प्लस सी लगाने का मतलब तुमने एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे ऐड कर दिया लास्ट में, क्योंकि एक्चुअल फंक्शन में देखो +1 था। हमें इसके बारे में एक्चुअल नहीं पता, बट ये पता है कि वहां हो सकता था। तो इसीलिए जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे लास्ट में प्लस सी लगा देते हैं। ये होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हम फिर बाद में अलग तरीकों से निकाल सकते हैं। क्लास 12 में जब मैथ्स में भी इसको करोगे तो हर इंटीग्रेशन करने के बाद तुम्हें आगे प्लस सी यानी कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट इस तरह लगाना होता है। सो इससे हमें क्या समझ में आता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जस्ट एक दूसरे के रिवर्स हैं। जब हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज यानी कि हमें छोटा टर्म मिल जाता है, एक बहुत ही रेट ऑफ चेंज बारीक चीज मिल जाती है। और फिर जब उसी रेट ऑफ चेंज को हम इंटीग्रेट करते हैं, जब हम उसी रेट ऑफ चेंज को इंटीग्रेट करते हैं तो वापस से हमें क्या मिल जाता है, वापस से वी गेट दी फंक्शन। यानी कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे रेट ऑफ चेंज मिलेगा, रेट ऑफ चेंज को इंटीग्रेट कर दोगे वापस से क्या मिल जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा। तो दोनों ही एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन करना कैसे है। सो इंटीग्रेशन के अभी के लिए फिलहाल दो फॉर्मूले तुम देख लो। एक तो मैंने बता दिया पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है कि अगर इंटीग्रेशन करना है x रेज टू द पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x, dx मतलब ये है ऑपरेटर है, ये बता रहा है कि तुमने अपने फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन सिंबल और ये चीज अलग रहती हैं। इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है जो यहाँ पे बीच में इस तरह लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर x रेज टू द पावर n को हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर एक बढ़ जाएगी, फिर उसी बढ़ी हुई पावर से यहाँ डिवाइड हो जाएगा। फिर से देख लो, अगर x रेज टू द पावर n को इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर एक बढ़ जाएगी यानी n+1 हो जाएगी और उसी बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर दिया जाएगा। और इंटीग्रेट करने के बाद जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा था, हमें नहीं पता कि आगे कोई कांस्टेंट है कि नहीं। तो अगर वहां पे कोई कांस्टेंट रहा होगा एक्चुअल फंक्शन में तो उसी के लिए हम यहाँ पे आगे क्या लगा देते हैं, प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये जरूरी होता है। फिर यहाँ पे अगर 1 का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, जैसे वहां डिफरेंशिएशन मैंने सिर्फ x का बताया था, तो यहाँ मान लो अगर हम 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, अगर x का डिफरेंशिएशन करते थे 1 मिलता था, तो 1 का इंटीग्रेशन करोगे क्या मिल जाएगा, सिर्फ x मिल जाएगा। और आगे प्लस सी तो लगेगा ही लगेगा। सारे इंटीग्रेशन में आगे प्लस सी लगाना होता है, मस्ट है। तो ये आ गए हमारे इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले। अभी आगे और भी हैं, तो 2 फॉर्मूले यहाँ पे तुम लोग देख लो, बिकॉज फिजिक्स में इतने से भी काम चल जाएगा तुम्हारा। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ इंटीग्रल 2 तरह के होते हैं। एक होता है तुम्हारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रल, और दूसरे होते हैं तुम्हारे डेफिनिट इंटीग्रल्स। डेफिनिट इंटीग्रल्स में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में कुछ लिमिट लगा देते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। यहाँ पे जो ऊपर ऐसे लिखी होगी ये तुम्हारी अपर लिमिट होती है और नीचे वाली जो लिमिट होगी वो तुम्हारी लोअर लिमिट होगी। तो एक लिमिट के अंदर अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे सो वो हो जाती है डेफिनिट इंटीग्रल। सो इन दोनों का ही अपना अपना यूज है। चलो इसके बारे में भी देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा इंटीग्रेशन कैसे करना है। सपोज पहला हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेट। फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर 5 dx। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, सिंपल है, पावर रूल लग जाएगा। सो यहाँ पे x रेज टू द पावर 5 है तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर 5 + 1 अपॉन 5 + 1। x की पावर एक बढ़ा दो, उसी बढ़ी हुई पावर से डिवाइड भी कर दो। सो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 6 अपॉन 6 और आगे प्लस सी। प्लस सी तुम यहाँ भी लगा सकते हो इस जगह बीच में, यहाँ भी प्लस सी लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 5। ध्यान रखना प्लस सी लगाना जरूरी है, अगर ये नहीं लगाते हो तो इससे मार्क्स कट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 3x रेज टू द पावर 1/2 dx। इसमें देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आओ, x रेज टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 1/2 + 1 डिवाइड बाय 1/2 + 1। सॉल्व कर लो इसको और आगे प्लस सी भी लगा दो। ये हो जाएगा 3x रेज टू द पावर 1/2 + 1 करोगे, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 3/2। तो ये हो गया x रेज टू द पावर 3/2 और डिवाइड बाय ये भी हो जाएगा तुम्हारा 3/2। अब यहाँ पे नीचे वाला जो पार्ट है डिनोमिनेटर है, इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर ले आओ। तो ये हो जाएगा 3x रेज टू द पावर 3/2
और आगे मल्टीप्लाई बाय 2, 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा, 3 से 3 काट सकते हो, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x रेज टू द पावर 3/2, ये हो जाएगा। 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे। सो इस तरह हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सो आई होप इंटीग्रेशन कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो इसको देखते हैं अभी कैसे होगा ये। यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ 5/x रेज टू द पावर 7 dx। देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे जो तुम्हारा कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको बाहर ले आओ, तो ये हो गया 5 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन, और x को हम ऊपर ले आएंगे, x की पावर 7 डिनोमिनेटर में है, अगर इसको हम ऊपर लाएंगे तो ये पावर हो जाएगी माइनस में, तो ये हो गया x रेज टू द पावर -7 dx। अब ये सिंपल हो गया, जैसा हमने इंटीग्रेशन पावर रूल का देखा था उसी हिसाब से इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5x रेज टू द पावर -7 + 1, पावर 1 बढ़ा दो, अपॉन में उसी बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर दो, बस ये आ जाएगा 5x रेज टू द पावर -6, और नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 + 1 -6, तो ये आ जाएगा -5/6, और x रेज टू द पावर -6 है, x को नीचे ले आओ, ये हो गया -5/6 से x रेज टू द पावर 6। सो आई होप ये वाला इंटीग्रेशन भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद एक और देखते हैं क्वेश्चन। सो यहाँ पे है इंटीग्रेट। इस बार इंटीग्रेशन में लिमिट्स आ गई हैं 1 और 3 की। अब देखो लिमिट में कैसे सॉल्व करना होता है, ध्यान देना। जैसे मान लो किसी इंटीग्रल में a और b लिमिट है, और तुमने यहाँ पे fx dx, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन तुम्हें करना है, तो क्या करोगे, पहले तो अपने फंक्शन को इंटीग्रेट कर दोगे। जब तुम्हारा फंक्शन इंटीग्रेट होके आ जाएगा तो यहाँ पे लिमिट्स हम इस तरह लिख देते हैं a और b। इंटीग्रेट करने के बाद की बात बता रहा हूँ। इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट ऐसे हम स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नीचे लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, एक बार अपने फंक्शन में लिमिट b को रखना है, फिर उसके बाद अपने फंक्शन में लिमिट a को रखना है, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। फिर जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाती है। सो इस तरह सॉल्व किया जाता है लिमिट्स के क्वेश्चन को। जहाँ पे लिमिट्स दे रखी होंगी वहाँ पे पहले इंटीग्रेट करा जाएगा, नॉर्मली लिमिट्स लिख दी जाएंगी ऊपर नीचे, फिर उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो चलो अभी सॉल्व करते हैं इसको इसी तरह। तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे 5x³ को, तो 5 पहले बाहर ले आते हैं, लिमिट अभी ऐसे ही लिखे रहने दो, और ये है तुम्हारा x रेज टू द पावर 3 dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे इसको नॉर्मली जैसे करते हैं, x रेज टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 3 + 1 हो जाएगा, ये 3 + 1 अपॉन ये हो जाएगा 3 + 1, और उसके बाद में ये ब्रैकेट स्क्वायर लगा के यहाँ पे 3 और 1 लिमिट ऐसे ही लिख देंगे। फिर है 5, यहाँ पे है x रेज टू द पावर 4 हो जाएगा, और 3 + 1 4। सो यहाँ पे कांस्टेंट को हम बाहर ले आएंगे और x रेज टू द पावर 4 अंदर लिख के यहाँ पे लिमिट लगा देंगे इस तरह। सो अब लास्ट में क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला काम करना है। तो यहाँ पे एक बार x में अपर लिमिट रख देंगे, तो ये हो जाएगा 5/4। एक बार रखेंगे x में अपर लिमिट, यानी कि x में रखना है 3, सो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 4। फिर एक बार इसमें रखना है लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो x में 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 रेज टू द पावर 4। एक एक करके हमने अपर लिमिट रखा, लोअर लिमिट रखा। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये आ जाएगा 5/4, 3 रेज टू द पावर 4, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 3 = 81, ये आ जाएगा तुम्हारा 81 और -1, ये आ जाएगा 80, यानी कि 5/4 मल्टीप्लाई बाय 80, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 0, तो यानी कि 5 2 = 10 और 0 0, 100 आंसर आ जाएगा इसका। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग को समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, जब भी लिमिट्स होंगी इंटीग्रेशन में तो कैसे सॉल्व होगा, पहले तो नॉर्मली इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, फिर इंटीग्रेट करने के बाद में अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू रख के माइनस करके जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो आई होप समझ में आ गया होगा अगला क्वेश्चन। इसके बाद अभी देखते हैं चलो अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेट लिमिट 2 to 3 x को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे देख लो, सिंपल x का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा x रेज टू द पावर 1 + 1 अपॉन उसी बढ़ी हुई पावर से डिवाइड, और यहाँ पे लिमिट्स हम लगा देंगे 2 से 3 तक की, ये हो जाएगा तुम्हारा x² और डिवाइड बाय 2, यहाँ पे लिमिट लग जाएगी 3 से 2। अब लिमिट रखनी है, पहले अपर लिमिट रखी जाएगी फिर लोअर लिमिट रखी जाएगी, और यहाँ पे तुम एक और काम भी कर सकते हो, चाहो तो इस 2 को तुम बाहर ले आओ,
जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम अलग से लिख सकते हैं इस तरह। तो 1/2 बाहर लिख दिया, इससे आसानी रहेगी सॉल्व करने में। फिर उसके बाद अपर लिमिट एक बार रखो इसमें x की जगह, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। फिर उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर। तो बस इसको सॉल्व कर लो। अब ये हो जाएगा 1/2, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। सो ये आ जाएगा 1/2, 9 - 4 करोगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5 और ये आ जाएगा तुम्हारा 5/2। सो 5/2 हो जाएगा इस इंटीग्रेशन का आंसर। सो आई होप तुम लोग का पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद अभी हम देखते हैं यूजेस ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का एक्चुअली फिजिक्स में क्या यूज है। इंटीग्रेशन तुम हर एक चैप्टर में अब देखोगे क्लास 11 फिजिक्स में, क्योंकि इंटीग्रेशन मोस्टली ज्यादातर डेरिवेशंस में यूज होता है। कैसे यूज होता है समझो। इंटीग्रेशन का जो यूज है फिजिक्स में वो दो तरह से होता है। एक तो होता है टू फाइंड द एरिया अंडर कर्व, और एरिया अंडर कर्व जब हम फाइंड करते हैं तो बेसिकली उससे हमें क्या मिल जाता है, उससे हमें समेशन मिल जाता है सारी वैल्यूज का एक साथ। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। अपने फंक्शन को इंटीग्रेट अगर हम कर दें विद इन लिमिट्स a to b, तो हमें इस लिमिट में इस फंक्शन का जो एरिया होगा एक्स एक्सिस से टच होता हुआ, ये पूरा एरिया मिल जाएगा। कहीं कहीं पे हमें एरिया की जरूरत पड़ती है तो वहां पे हम इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन की मदद से हम चाहे कैसा भी कर्व हो, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी कर्व हो, उसके अंडर का एरिया निकाल सकते हैं आसानी से। एक और भी इसका यूज होता है, ये तुम बहुत ज्यादा यूज करोगे, टू एक्सटेंड द रिजल्ट ऑन वेरी स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट का जो रिजल्ट होता है उसको एक्सटेंड करके अपना एक्चुअल फंक्शन बनाना। यानी कि अगर तुम्हें रेट ऑफ चेंज पता है, तुम्हें dx पता है, इसको इंटीग्रेट करके पूरा फंक्शन यहाँ पे पता लगा लो। तो ये काम हम बार बार करेंगे जब अपने फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे हर चैप्टर में। तो यहाँ पे इस चीज का हम यूज करेंगे, हम अपनी छोटे से एलिमेंट को इंटीग्रेट कर देंगे और जब हम इंटीग्रेट करेंगे तब हमें वहां पे अपना पूरा बड़ा सा फंक्शन मिल जाएगा। सो डेरिवेशन में ये बहुत ज्यादा यूज होगा, वी विल यूज इन डेरिवेशन। तो इसीलिए इंटीग्रेशन कहा जाता है। अच्छे से समझ लो, इंटीग्रेशन का कुछ नहीं, बस एक पावर वाला फॉर्मूला अगर तुम याद कर लोगे, पावर रूल याद कर लोगे तो आसानी से तुम्हारा काम चल जाएगा। बिकॉज फिजिक्स में उतना ज्यादा डेप्थ में इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन जो इंटीग्रेशन का बेसिक है वो तुम्हें आना चाहिए। चलो इसके बाद अभी हम कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि मैंने बता दी है, पर फिर से यहाँ पे देख लो। अगर x तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है तो x को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी। यानी डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलता है, फिर वेलोसिटी को अगर फिर से डिफरेंशिएट किया जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। और मैंने जैसा बताया था कि डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स होता है इंटीग्रेशन। यानी कि अगर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, ऊपर आके वेलोसिटी मिल जाएगा। यानी कि एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा, वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या मिल जाएगा, वापस से डिस्प्लेसमेंट। तो दो रास्ते हैं, डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे आते जाओगे, इंटीग्रेट करोगे तो वापस से ऊपर पहुंच जाओगे। तो चाहो तो इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, काफी काम आएगा ये तुम्हारे। तो चलो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अभी हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। सो यहाँ पे है द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन गिवन है, गिवन इस बार ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, एंड द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। हमें ये पता है कि पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, रेस्ट से। यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0। वॉट विल बी इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। सो 5 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमसे ये पूछी गई है। तो यहाँ बेसिकली वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना, हमें दिया है एक्सेलरेशन। तो जस्ट अभी लास्ट पेज में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर हमें एक्सेलरेशन दिया हो और हमें अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो ऊपर आना है। तो ऊपर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। उल्टा काम, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते तो एक्सेलरेशन मिलता, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दो, वेलोसिटी मिल जाएगा। सो यहाँ पे है वेलोसिटी चाहिए तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, a dt किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेट, ध्यान रखना। सो यहाँ पे हम इंटीग्रेट तो करेंगे अपने एक्सेलरेशन को, लेकिन एक और चीज भी यहाँ पे हम करेंगे, लाइक यहाँ पे हम लिमिट रखेंगे। देखो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड का, क्योंकि हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि वेलोसिटी बताओ 5 सेकेंड पे। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट लगा दें, स्टार्ट लिमिट तो 0 ही हो जाएगी, बिकॉज टाइम 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 5 सेकेंड तक। तो 0 से 5 तक लिमिट लगा देंगे हम टाइम को। यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 है, ये टाइम की लिमिट, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसी की लिमिट होती है, और यहाँ पे t इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेट करते हैं इसको, पहली बात तो 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 0 से 5 और 2 को इंटीग्रेट करना है, एक्सेलरेशन हमारा 2 है।
ये हो जाएगा 2 कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, और इंटीग्रेशन 0 से 5 तक करना है, किसका? 1 का। 1 बचा एक तरह से अंदर, तो 1 का इंटीग्रेशन करोगे क्या होगा, वही वेरिएबल अंदर बन जाएगा, इस तरह t आ जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पे बेसिकली t टू द पावर 0 है ना अंदर, तो t की पावर 1 बढ़ जाएगी, एक t आ जाएगा, और 1 से ही फिर डिवाइड भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट कर रहे होगे वही वेरिएबल वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। सो ये t आ जाएगा सिंपल, और बाद में यहाँ पे हम लिमिट्स रख देंगे 0 to 5 की, और बस यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो। ये हो जाएगा 2, पहले अपर लिमिट रखेंगे t में, तो ये हो जाएगा 5, फिर एक बार लोअर लिमिट रखेंगे माइनस के बाद, तो ये हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा सिर्फ 5 बचेगा, 2 5 आ जाएगा 10। सो 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी हमसे पूछा गया था तो वेलोसिटी का यूनिट हमने लगा दिया। सो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग को समझ में आ गया होगा। सो इसी के साथ ये लेसन यहाँ पे एंड होता है। सो आई होप तुम लोग को ये सारे टॉपिक्स अभी अच्छे समझ में आ गए होंगे जो कि कैलकुलस के अंदर हमने देखे, एंड जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए आई होप सारे क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ गए होंगे अच्छे से। सो तुम लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। बाकी वीडियो से रिलेटेड कोई राय देनी हो तो नीचे कमेंट्स में लिख के तुम वो भी बता सकते हो, एंड अगर कुछ पूछना हो तो तुम मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे मैसेज करके पूछ सकते हो, उनके भी लिंक तुम्हें यहाँ पे नीचे दिख जाएंगे। सो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, बाकी इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बिकॉज आगे भी मैं ऐसे और वीडियोस लेके आता रहूंगा। सो इसी के साथ चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।